हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लेते हैं। गिवन दैट टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B such that probability of A is 0.3, probability of B is 0.6, find first part is probability of A and B। तो जब भी एंड का सेंस हो तो हमें पता है कि वहां पे इंटरसेक्शन लगता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और यहां पर हमें बताया गया है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं A और B। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि A इंटरसेक्शन B हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे सोल्व भी किए हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम डायरेक्टली पुट कर देंगे 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा 0.6। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18। इतना सिंपल है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड नॉट B। नॉट B का मीनिंग है B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पर अगेन एंड है तो A इंटरसेक्शन B डैश मीन्स B का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी कि जब भी A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो A एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, या A डैश B भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। और A डैश B डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो उनका कॉम्प्लीमेंट किसी भी तरीके से ले लो आप तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश नहीं पता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B पता है। तो उसकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश मीन्स B का कॉम्प्लीमेंट ये होगा 1, क्योंकि B या तो B इवेंट होगा या फिर B इवेंट मीन्स नहीं होगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड कर दे तो 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें पता है 0.6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश यहां से आ जाएगी इजीली। क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश विल बी 1 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो इस तरीके से हम B डैश की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश कितना कैलकुलेट किया अभी 0.4। तो यहां पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.12, ठीक है। इतना इजीली कर लेंगे हम। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है P और B। तो जहां पर भी और गिवन हो तो वहां पर हम यूनियन लेते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 0.3, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B है हमारा 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया 0.18। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 0.9 माइनस 0.18। तो अगर इसको हम माइनस करें तो कितना आएगा, ये बचेगा 0.72, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A मीन्स A की प्रोबेबिलिटी नहीं मीन्स नॉट A या A का कॉम्प्लीमेंट, नाइदर और नॉर B, तो यहां पे आ जाएगा B डैश, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो A डैश B डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश तो हमें पता ही है 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश फाइंड आउट करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश क्या आ जाएगा
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था बी डैश की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी बी, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी है 0.3, तो 1 माइनस 0.3, तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमारा आ गया 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना है 0.4, तो ये कितना आ जाएगा, इजी मल्टीप्लीकेशन है, 7 4 जा 28, तो ये आ जाएगा 0.28। तो इस तरीके से हम सभी पार्ट्स सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो जब भी हम डाई को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं या फेंकते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, वो होगा 6 × 6 × 6, क्योंकि एक बार फेंकने पे 1 to 6 नंबर आते हैं, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 6 × 6 × 6, तो ये आ जाएगा 216। तो ये तो अब पॉसिबल नहीं है कि हम 216 सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे या पॉसिबल आउटकम्स लिखे और फिर देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो इसमें हम थोड़ा इजीली और शॉर्ट वे में सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो हमें पता है कि जब एक बार थ्रो किया जाता है डाई को तो हमारे पास जो ऑड नंबर होता है वो होता है 1 3 5, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर वो हो जाएगा 3/6 मींस 1/2। इतना क्लियर है। अब हमारा जो इवन नंबर है वो क्या होता है 2 4 6, और हमारे इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जब एक बार थ्रो किया जाता है 3/6 1/2। इतना क्लियर है, ये तो आसान है सब। अब हम बात करें कि एक नंबर एक x मैं डिफाइन कर रहा हूं और इसका मीनिंग है गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, यह भी पता चलेगा क्यों किया है मैंने, ताकि मैं शॉर्ट वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकूं कि कितनी बार ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 की, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑड नंबर है, क्योंकि मैंने x को क्या रिप्रेजेंट किया गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारा 0 टाइम्स आ रहा है, मींस तीनों के तीनों इवन नंबर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है इतना? तो यहां से अगर मैं इसमें x इक्वल्स टू 1 ऐड कर दूं, दैट मीन्स गेटिंग एन ऑड नंबर 1 टाइम। ठीक है, और अगर इसी में मैं गेटिंग एन ऑड नंबर ट्वाइस प्लस गेटिंग एन ऑड नंबर 3 टाइम्स, तो यही तो हमारे सारे केसेस हो सकते हैं। या तो हमारा ऑड नंबर एक बार भी नहीं आएगा, या फिर एक बार आएगा, या फिर 2 बार रिप्रेजेंट होगा और एक बार इवन आ जाएगा, और तीनों बार अगर ऑड नंबर आ गया दैट मींस इवन नंबर कोई भी बार नहीं आया उसमें। तो इन ये चारों केसेस पूरा जो सैंपल स्पेस है उसको कवर कर लेंगे। जैसे हेड वाले केस में होता है कॉइन फेंकने के केस में कि जब हेड आता है तो 0 टेल, और एक बार हेड आता है तो 2 बार टेल, उस तरीके से। तो हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में वो कवर हो जाएंगे इन सब प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो सभी की प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड कर देंगे तो 1 आना चाहिए, राइट? तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 मींस गेटिंग एन ऑड नंबर वंस, प्लस इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, या तो ऑड नंबर 1 टाइम आ रहा है, या 2 टाइम आ रहा है, या 3 टाइम आ रहा है, तो इसको बोल सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मींस या तो 1 बार, या 2 बार, या 3 बार। तो यहां पर हमें इसी की तो प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट वंस की, तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। और इसके अंदर कौन कौन से केसेस आ गए, ये सारे के सारे। ठीक है, तो एटलीस्ट वंस मींस 1 2 3 टाइम्स कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो इसको हम उधर ले जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वंस इक्वल्स टू 1 माइनस, अब यहां पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 मींस गेटिंग एन ऑड नंबर 0 टाइम्स, या हम बोल सकते हैं कि तीनों बार इवन नंबर आ रहा है, दोनों सेम ही बात है, या तो ऑड 0 बार आ रहा है या तीनों बार इवन आ रहा है, एक ही बात है। तो इसलिए मैं लिख दूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर
ऑल टाइम्स में तीनों बार, ठीक है, तो इवन नंबर ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑल टाइम्स मीन्स तीनों टाइम। तो फर्स्ट बार में अगर इवन नंबर आया मीन्स ऐसा होगा ना कि एक बार इवन आ गया, एक बार इवन आ गया, थर्ड बार भी इवन आ गया, ठीक है। तो तीनों बार डाई फेंकने पे इवन आ रहा है। तो जब फर्स्ट बार की हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि पहला भी इवन आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पे हमने अभी कैलकुलेट किया था 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 1/2, तो यहां पे हो जाएगा 1/2। एंड सेकेंड टाइम भी इवन आना चाहिए, तो हम सेकेंड टाइम भी इवन की बात करें अगर तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2 होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड टाइम भी हमारा इवन नंबर आना चाहिए, तभी तो तीनों टाइम इवन आएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारा इवन आना चाहिए, तो हमारा अगेन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/8, और एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो 7/8। तो ये किसकी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर एट लीस्ट वंस। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बट मैंने कोशिश की है कि इजीली मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कर लेते हैं। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that फर्स्ट पार्ट है both balls are red। तो यहां पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूं सबसे पहले। तो बॉक्स है सपोज लाइक दिस, और इसके अंदर हमारा 10 तो ब्लैक बॉल्स हैं एंड 8 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विद रिप्लेसमेंट हम विदड्रॉ कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं। विद रिप्लेसमेंट मीनिंग कि जब भी हम एक बॉल निकाल लेंगे तो हम उसको चेक करने के बाद उसको फिर दोबारा से रख देंगे, ठीक है। तो दोबारा से रख देंगे मींस हमारा जो सैंपल स्पेस है वो सेम रहेगा सेकेंड टाइम भी, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट मीनिंग क्या होता है कि हम अगर 1 बॉल निकाल लिए तो हमारा 10 + 8 18 है, तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो सेकेंड टाइम 17 बचेगा ना कि 18। बट यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है, दैट मीन्स हमारा अगेन जो सैंपल एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, अगेन 18, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट। बोथ बॉल्स आर रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, मींस फर्स्ट बॉल भी जो हमने ड्रॉ की वो भी रेड है और सेकंड बॉल भी रेड है। तो यहाँ पे एंड का सेंस है कि फर्स्ट भी रेड एंड सेकंड भी रेड। तो जब एंड होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो फर्स्ट को हमने ड्रॉ किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी 8 रेड बॉल्स है और टोटल जो बॉल्स है वो 18 है। दैट मीन्स जो हमारे फेवरेबल नंबर्स है, फेवरेबल आउटकम है वो है 8 और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो है 18। तो 8/18 हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। और फिर एंड मीन्स मल्टीप्लाई, दोबारा भी हमें रेड बॉल ही चाहिए, ठीक है। अब ये विद रिप्लेसमेंट है तो हम फिर उस रेड बॉल को पुट कर देंगे उसी के अंदर और हमारा जो अगेन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 8/18, क्योंकि अगेन हमारी जो बॉल्स है वो 18 हो गई है, ठीक है। इसको सिंपली अब हम सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये भी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये बचा 4/9 इंटू 4/9। तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स रेड, दैट विल बी 16/49, ठीक है। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ BR हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना हो जाएगा, यहां पे हमारे 10 ब्लैक बॉल्स है तो 10/18, ठीक है, ये तो इजी है। और फिर एंड के साथ है तो मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने। और रेड फाइंड आउट करना है, रेड की प्रोबेबिलिटी तो वो तो हमने अभी फाइंड आउट करी थी। रेड बॉल्स 8 है और टोटल है 18, तो ये आ जाएगा 8/18। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो यह आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20/18।
20/81, ठीक है। तो ये भी सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा 20/81, ओके। और जो थर्ड पार्ट है वो है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो इसमें ये नहीं बताया कि पहले ब्लैक आई या रेड आई, या पहले रेड आई और फिर ब्लैक आई बोल्स, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन इज रेड। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो क्या क्या केसेस बनेंगे इसमें बनेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं पूरा ही ले देता हूं, वन ऑफ देम इज ब्लैक या बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एंड अदर इज रेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि एक रेड आ गई और फिर ब्लैक आ गई, ये पॉसिबल है। देखो एक रेड है और एक ब्लैक है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले हमारी ब्लैक आ जाए और फिर रेड आ जाए, ये भी तो केस पॉसिबल है। दोनों ही केस पॉसिबल है, हर एक केस में यही कंडीशन है, या तो एक ब्लैक है और एक रेड है, ठीक है। तो हमें दोनों का सम कैलकुलेट करना होगा, वही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। तो PRB, तो ये तो हमने PBR अभी कैलकुलेट किया है। तो PBR कितना है 20/81, तो मैं पुट कर देता हूं ये 20/81, ठीक है। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक की बात करें, तो रेड के लिए क्या है हमारा, अगेन 8/18 हो जाएगा क्योंकि 18 बॉल्स है टोटल। और अगर हम ब्लैक की बात करें, रेड के बाद ब्लैक भी आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 10/18, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो हमने यहां पे भी सोल्व किया था, 8/18, क्योंकि यहां पे सिर्फ यहां पे पहले ब्लैक था, यहां पे बाद में ब्लैक है, तो 10/18 इंटू 8/18, तो ये भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ BR और प्रोबेबिलिटी ऑफ R भी सेम ही आएगी, क्योंकि आगे पीछे ही है बस, और रिप्लेसमेंट का कोई झंझट नहीं है। तो ये भी हम क्या लिख सकते हैं 20/81, और ये तो हमारा 20/81 मैंने लिख ही दिया था, तो ये टोटल आ जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 40/81। तो इस तरीके से हम थर्ड पार्ट भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बाय A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that first part है the problem is solved and second part is exactly one of them solves the problem. तो यहां पर हमारी जो probability of A है वो कितना गिवन है 1/2 and probability of B गिवन है हमारा 1/3, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सोल्व। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम इज सोल्व। तो ये मेंशन नहीं है कि किसने सोल्व करी, बट प्रॉब्लम सोल्व हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो ए ने कर दी और बी ने कर दी, एक ही बात है, सोल्व हो गई ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर और का सेंस है, तो इसलिए हम यूज कर लेंगे यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए ने कर दी या फिर बी ने कर दी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो प्रॉब्लम है वो इंडिपेंडेंटली सोल्व करी जा रही है बाय ए एंड बी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो चलिए आगे लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 6 और 3 + 2, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3। तो यह आ गया 5/6 माइनस 1/6, ठीक है। तो 5 - 1 आ जाएगा 4, क्योंकि 6 तो सेम ही है दोनों के एलसीएम। तो ये आ जाएगा 4/6 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी व्हेन द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, ठीक है, P A यूनियन B। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, दैट मीन्स या तो A कर लेगा तो B नहीं कर पाया उसको, क्योंकि कोई एक ही कर पा रहा है एग्जैक्टली वन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि
सिर्फ बी ने कर दी हो और ए ने नहीं करी हो सोल्व प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड की अगर, या मैं ऐसे लिख दूं एग्जैक्टली वन ऑफ देम, ठीक है, सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि अगर ए ने कर दी, ठीक है, ए ने सोल्व कर दिया है, इंटरसेक्शन बी ने सोल्व नहीं किया है, मींस बी से नहीं हुआ प्रॉब्लम सोल्व। या ऐसा भी हो सकता है कि ए ने नहीं किया हो और बी ने कर दिया हो, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हमारे बनेंगे जब एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। और यहां पर हमने बताया था कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हमारा जो ए बी डैश होगा वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे और ए डैश बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो बी डैश मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहां पे सोल्व करूं, चलो इधर सोल्व कर देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी सोल्व किया है इस तरीके से, बी डैश की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। तो 1 माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी फाइंड आउट करना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी यहीं पे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2। तो चलिए यूज कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना है हमारा 2/3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर ये फर्स्ट टर्म को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गए 1/3 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 1/6, तो 1/6। और अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 6 और 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स प्लस ये 1 ही रहेगा, तो 3/6, या इसको लिख सकते हैं 1/2। दैट मीन्स अगर एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर लेते हैं। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are the events E and F independent? तो यहां पर हमें बताना है कि जो ये 3 ऑप्शंस है इसमें कौन से केस में हमारा जो E और F है वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो कार्ड्स है 52 कार्ड्स, उनकी कैटेगरी क्या क्या होती है, ठीक है। थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है। तो एक तो होता है क्लब, ठीक है, एक कैटेगरी होती है स्पेड की, एंड एक कैटेगरी होती है डायमंड, एंड लास्ट कैटेगरी होती है हार्ट की, ठीक है। तो इस तरीके से 52 कार्ड्स जो है 13 में डिवाइड होते हैं, ठीक है। क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, तो सभी में 13 होते हैं। तो 1 से लेकर 13 तक मीन्स 1 से लेकर 10 तक तो नंबर्स ही होते हैं। उसके बाद जोकर, क्वीन एंड किंग होता है, और जो ए है उसको एस भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है ई द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो स्पेड कितने हैं हमने अभी बताया, स्पेड है 13, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना हो गया है 13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कितना हो जाएगा 13, तो स्पेड हो गया है, ठीक है। और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 13/52। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। इतना क्लियर है। अब अगर हम सेकंड देखें इसमें एफ इवेंट, तो इसमें बोला गया द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो एस है मीन्स 4 एस होते हैं, एक तो एस इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, ठीक है। एस मतलब ए को 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 एस हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ आ जाएगा हमारा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा
4/52, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/13। तो ये हमारा ई का और एफ का प्रोबेबिलिटी आ गया है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हमने एक फॉर्मूला जो यूज किया था वो क्या होता है, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ में। तो अब ध्यान से देखना, जो ई वाला इवेंट है उसमें सारे के सारे स्पेड है, मीन्स ये वाले, ठीक है, और जो एफ इवेंट है उसमें सारे के सारे एस है, मीन्स ए या 1। तो हम क्या करेंगे कि इसमें अगर इंटरसेक्शन ले तो हमारा जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो आएगा एस ऑफ स्पेड। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे स्पेड है और इसमें एस है, तो जो कॉमन एलिमेंट होगा दोनों में वो आएगा एस ऑफ स्पेड, और वो सिर्फ 1 कार्ड होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 1, और अगर इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करें ई इंटरसेक्शन एफ की तो वो आ जाएगा 1/52। इतना क्लियर है, 1 होगा स्पेड का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ है वो चेक करते हैं कितना है। तो ई कितना है प्रोबेबिलिटी 1/4, और एफ का कितना है 1/13, तो ये आ गया है 1/52। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, ये भी 1/52 है। तो इसलिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोल दें कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है हमारा, ई और एफ इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ई इवेंट है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो यहां पर जो क्लब और स्पेड है ये कार्ड्स होते हैं ब्लैक में, ठीक है, ब्लैक कलर में, और जो डायमंड है वो होते हैं रेड कलर का, और जो हार्ट है वो भी होता है रेड कलर का। तो हम बोल सकते हैं कि हाफ कार्ड्स मीन्स 13 + 13 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड्स रेड होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई विच आर ब्लैक कार्ड्स वो कितने हो जाएंगे 26। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 26/52, क्योंकि 52 टोटल कार्ड्स है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। सिमिलरली यहाँ पे जो एफ इवेंट है उसको देखें तो द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। तो हमारे पास यहाँ पे किंग कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं, एक इसमें, एक क्लब में, एक स्पेड में, एक डायमंड में, एक हार्ट में। ठीक है, तो ईच वन ऑफ हैज किंग कार्ड। ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ है वो कितना आ जाएगा 4, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू 4/52, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1/13। इतना क्लियर है। अब अगर हम इनकी इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई और एफ, वही लास्ट प्रोसीजर ही अपनाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ तो वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना है। अब जो हमारा ई इवेंट है उसमें क्या क्या कार्ड्स है, एक तो क्लब के और एक स्पेड के, क्योंकि दोनों ब्लैक है, ब्लैक कार्ड्स है, और जो एफ है उसमें हमारे किंग। तो हमारा जो कॉमन आएगा वो आएगा किंग ऑफ क्लब और किंग ऑफ स्पेड, क्योंकि ये दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं और इसमें एक एक किंग होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कितना आ जाएगा 2, और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें ई इंटरसेक्शन एफ की तो वो आ जाएगा 2/52। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा डिवाइड करके 1/26। तो यहां पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/13, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/26। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 1/26 वो इक्वल आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के 1/26। तो हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और हम बोल देंगे दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम देख पाए कि कितने हैं, और इन ई इंटरसेक्शन एफ में भी एलिमेंट्स देख पाए, फिर तो इजी है प्रोसीजर। ठीक है, तो चलिए फिर थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ई इवेंट है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन।
तो किंग और क्वीन का मीनिंग होता है कि जो 52 कार्ड्स हैं उनमें एक एक में 1 किंग होगा, तो 4 किंग हो गए और 4 ही क्वीन होंगे। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए या एलिमेंट्स कितने हो गए ई के अंदर? 4 किंग और 4 क्वीन, तो कितने हो गए? 8। इतना क्लियर है। अब अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो वो कितना आ जाएगा? 8/52 या 4 या अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 13 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2/13। ठीक है, अब अगर हम एफ इवेंट की बात करें तो यहां पे है द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। तो जैक कौन सा होता है? जोकर, जो 11th पोजीशन पे होता है। तो एक एक जोकर होगा और एक एक क्वीन होगा चारों में, तो इसलिए हमारे जोकर प्लस क्वीन हो गए वो कितने हो गए? 8 कार्ड्स। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 8 अगेन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ कितना हो जाएगा क्योंकि ये एफ इवेंट है, तो ये आ जाएगा अगेन 8/52 और 2/13। इतना क्लियर है। अब अगर हम इनके इंटरसेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई क्या है हमारा? किंग और क्वीन के कार्ड्स, और एफ में क्या है? क्वीन और जैक के कार्ड्स। तो कॉमन कौन से कार्ड्स हो गए? अगर आप ध्यान से देखो तो जो क्वीन के कार्ड्स है वो ई में भी है और क्वीन के कार्ड्स एफ में भी है, तो कॉमन कार्ड्स हो गए क्वीन के कार्ड्स। ठीक है, और क्वीन के कार्ड्स कितने होते हैं? 4, तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्ड्स हो गए वो हो गए 4 कॉमन। ठीक है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इंटरसेक्शन एफ की? ये आ जाएगी 4/52 या 1/13। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की, क्योंकि यही तो हमें चेक करना है ना, इक्वेट करके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 2/13, और एफ की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/13, तो ये आ जाएगा हमारा 4/169। ठीक है, और अगर हम ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये कितना हमारा 1/13, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं दैट दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है ई और एफ इन थर्ड केस। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट्स वाई नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं दैट ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से हम कोई भी पार्ट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हम सोल्व कर सकते हैं। उसमें आपको ई और एफ चेक करना है, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फिर हमें ई इंटरसेक्शन एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और इक्वेट करके देख लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर लेते हैं। In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspapers. A student is selected at random. First part में find out करना है, find the probability that she reads neither Hindi nor English newspapers. ठीक है, तो चलिए जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास अगर मैं जो स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमें गिवन है कि 60% रीड कर रहे हैं, मीन्स 60/100, और इसी को लिख सकते हैं 0.6। और अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें तो उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा, और 40% पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 40% मीन्स 40/100, और इसी को लिख सकते हैं 0.4। इतना क्लियर है। अब जो हमें थर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है वो है 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, क्योंकि इसमें गिवन है हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो एंड है तो इंटरसेक्शन लगा लेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20/100, दैट मीन्स 0.2। तो ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में ही। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ए, उसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी, मीन्स H डैश
हिंदी नहीं पढ़ती हैं, नोर तो यहां पर भी इंटरसेक्शन इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ना तो वो हिंदी पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो मजे से प्रोबेबिलिटी ऑफ H डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश कर लेंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है कि जो H और E है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ H डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लास्ट वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो ये आपको याद होना चाहिए, H डैश इंटरसेक्शन E डैश इक्वल टू H यूनियन E डैश मीन कॉम्प्लीमेंट। तो उसका प्रोबेबिलिटी भी फिर वैसे ही होगा, सेम होगा। तो यहां पर अगर हम P H यूनियन E इंटरसेक्शन की बात करें, सॉरी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, ठीक है। तो जैसे हमने निकाला था P B डैश इक्वल टू 1 माइनस PB, ठीक है, उसी तरीके से हमने ये लिख दिया है। तो यहां पर 1 माइनस, अब H यूनियन E तो हमारे पास नहीं है, तो उसका हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये बहुत फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, यूज किया होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H, तो H की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E की कितनी है 0.4, ठीक है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो ये भी यूज कर लेते हैं। तो यहां से हम सिंपली सोल्व कर लेंगे, 1 माइनस 6 और 4 ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2, तो यह आ जाएगा 0.8 और 1 माइनस 0.8 आ जाएगा 0.2। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ H डैश इंटरसेक्शन E डैश कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बी पार्ट सोल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो ये गिवन है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यूज कर लेंगे। कैसे, ये गिवन है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट शी रीड्स H मींस हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा P E इंटरसेक्शन H अपॉन P, और यहां पे कौन सा आता है जो नीचे रहता है H वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H कितना है हमारा 0.2, तो 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H मींस हिंदी न्यूज़पेपर विच इज 0.6, तो डेसिमल हटा के इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। इतना इजी है ये वाला पार्ट, ठीक है। और अगर हम सी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है हिंदी न्यूज़पेपर की, और गिवन क्या है कंडीशन शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो H/E, ठीक है। तो यहां पर हम अगेन यूज कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो यहां पर H इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन H एक ही बात होते हैं, सेम एलिमेंट्स आएंगे दोनों में, तो यहां पर हम अगेन 0.2 यूज कर लेंगे, तो 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है 0.4, तो डेसिमल हटा के इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो बी पार्ट का वैल्यू आ गया 1/3 और सी पार्ट का आ गया 1/2। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले लगा के सोल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व कर लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 17 एंड 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर 17 देख लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। तो यहां पर ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इवन प्राइम नंबर और कैसे दोनों डाई पे, व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। तो यहां पर जब हम पेयर ऑफ डाई रोल करते हैं मींस 2 डाई रोल करते हैं, तो जो हमारा एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो कितना होता है 6 × 6 विच इज 36। और अगर मैं एक इवेंट E मान लू, इवेंट E मीन्स दैट इज इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई,
तो उसमें जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे। अब देखो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो होता है 2, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है इवेंट ई में जो ईच डाई पे मीन्स दोनों डाई पे 2 2 आना चाहिए। समझ में आ रहा है। और कोई एलिमेंट इस इवेंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, एलिमेंट तो 1 ही है ई में, और जो सैंपल स्पेस है वो कितना है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी सिंपली 1/36, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कर लेते हैं। 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, और यहां पर ABCD हमारे पास ऑप्शंस है। तो 18 क्वेश्चन में भी हमें MCQ टाइप का है, कोई भी जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। तो चलिए पहले इसी को देख लेते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या कंडीशन होती है। तो क्या होती है, PA इंटरसेक्शन B शुड बी इक्वल टू PA इंटू PB, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें मींस ए की बात करें, तो यहां पर गिवन है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स या इवेंट्स वो होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होती है क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस में PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0। बट यहां पर जो हमारा इंडिपेंडेंट की कंडीशन है वो तो PA इंटू PB है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए पार्ट है, ए ऑप्शन है, वो रॉन्ग है, गलत है। तो अगर हम बी पार्ट की बात करें, बी ऑप्शन की बात करें, तो यहां पर है PA' B' इक्वल्स टू 1 माइनस PA इंटू 1 माइनस PB। तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो PA' B', इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट या डैश इंटरसेक्शन B', ठीक है। तो जहां पर भी कोई साइन ना हो दो इवेंट्स के बीच में, तो वहां पर इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इसके इक्वल में क्या है, जो राइट हैंड साइड है ये है 1 माइनस PA। तो 1 माइनस PA का क्या मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A' का ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A' इंटू 1 माइनस PB का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ B', ठीक है। तो अगर हम इतने पोर्शन को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A' इंटरसेक्शन B' इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A' इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B'। तो यहां पे जो कंडीशन आ गई है, हम यहां से बोल सकते हैं दैट A' मींस A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इतना तो बोल ही सकते हैं इस कंडीशन से या इस इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर हमारे A' और B' इंडिपेंडेंट है तो हमारा A और B भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से इस कंडीशन से मैं लिख सकता हूं दैट A' एंड B' भी इंडिपेंडेंट होगा, A एंड B' भी इंडिपेंडेंट होगा, और A एंड B भी इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर कोई भी एक इंडिपेंडेंट आपको दिख जाए तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है PA' B' इक्वल्स टू दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये इससे हम बता सकते हैं कि PA इंटरसेक्शन B हमारा हो जाएगा PA इंटू PB, क्योंकि A और B हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 13.2 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 13.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।